हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनके शैक्षिक दर्शन या शैक्षिक विचार क्या थे। क्योंकि हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी महात्मा गांधी हैं उनकी बायोग्राफी हम नहीं पढ़ के जो उनके शैक्षिक विचार हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पहले कुछ इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। और उनका पूरा जो नाम था वो मोहनदास था। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था और माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। तो इन और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरीबाई, जो कि कस्तूरबा गांधी के नाम से जानी जाती हैं, उनसे इनका विवाह हो गया था। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन बच्चों आ जाता है कि सत्य के प्रयोग, ये आया हुआ है पहले भी नेट में क्वेश्चन। उसमें एक तरफ बुक लिखी हुई थी, एक तरफ जो उनके लेखक हैं उनका नाम दिया हुआ था, तो आपको मैच करना था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इनकी रचनाओं के बारे में, जो भी हम लोग थिंकर पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी हो या विवेकानंद हो, सावित्री फुले हों, उनकी रचनाएं जो हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी हैं जो हरिजन, इसमें से हरिजन है जिनमें से बुनियादी शिक्षा से संबंधित लेख थे। जो बुनियादी शिक्षा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे वो बुनियादी शिक्षा के लेख थे। और एक था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन मासिक पत्रिका जो कि महीने में एक बार छपती थी, और हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और सत्य के प्रयोग, गीता प्रदात कोश और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह। बच्चों ये अपनी शिक्षा लेने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे। और वहाँ पे इन्होंने बहुत ही जो भेदभाव देखा, जो कि जिनका वर्ण श्वेत है या जो कुछ काले रंग के व्यक्ति हैं उनका आपस में भेदभाव देखा कि जो गौण वर्ण के जो व्यक्ति हैं वो दूसरे व्यक्तियों के साथ बहुत ही भेदभाव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। तो इस पे भी इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है। और उनकी महात्मा गांधी जी का जो मूल मंत्र है बच्चों, वो है शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे चाहते थे कि ऐसा समाज हो जहाँ पे हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह सके, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण ना करे। वो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे। अब गांधी जी के शैक्षिक विचारों को हम लोग देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि गांधी जी के दर्शन को हम सर्वोदय दर्शन भी कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह समाज में हर तबके, चाहे वो दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो हर वर्ग का उत्थान करना चाहते थे, उसको शिक्षा के लिए शिक्षा दिलाना चाहते थे। इसीलिए उनके दर्शन को हम लोग सर्वोदय दर्शन भी कहते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने कहा शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, शिक्षा वही है जो मुक्ति की योग्य बनाए। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि वह शिक्षा जो मन की शुद्धि ना करे, इंद्रियों को वश में करना ना सिखाए और निर्भयता या स्वावलंबन उत्पन्न न करे, दासता से मुक्ति और स्वतंत्रता में रहने का सामर्थ्य उत्पन्न कर सके, वह शिक्षा नहीं है। तो गांधी जी ने कहा है कि बच्चों शिक्षा वही है जो मुक्ति की योग्य बनाए। अर्थात
जब शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं और उससे हम अपने मन को स्वच्छ ना कर पाएँ, हमारा मन पवित्र ना हो, हम अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाएँ, यानी कि मन के जो भाव हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको अपने वश में ना कर पाएँ। और यह स्वावलंबन का अर्थ ये है कि हम स्वयं के ऊपर डिपेंड हों, हर कार्य हम अपने आप से करें, दूसरों का सहारा ना देखें। और दासता से मुक्ति, यानी कि जो उस समय हम लोग अंग्रेज़ों से हम लोग पीड़ित थे और एक तरह से दासता थी, तो उन्होंने कहा दासता से मुक्ति शिक्षा को दिलानी चाहिए और स्वतंत्रता में रहने का जो सामर्थ्य उत्पन्न करे वही शिक्षा है, और अन्यथा वो शिक्षा नहीं है। अब इसका थर्ड पॉइंट बच्चों देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वोत्तम गुणों का विकास और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अर्थात शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास हो। अब यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मनुष्य के शरीर, यानी कि हमको केवल उसके माइंड पे या आत्मा या शरीर, केवल एक चीज़ पे नहीं ध्यान देना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य के शरीर का भी विकास पे ध्यान दिया जाए और उसमें आत्मा, उसके मस्तिष्क के जितने भी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, सबका विकास होना चाहिए। अर्थात बच्चों का हर तरह से मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक हर तरह से विकास होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास हो। और इसके लिए उन्होंने बच्चों 3H का सिद्धांत दिया, जिसमें कि हेड, हैंड और हार्ट, यानी कि इसमें मस्तिष्क और हैंड का जो कि हाथों की कुशलता या स्वावलंबन की तरफ इशारा करता है, और हार्ट आपका जो है वो आत्मा या हमारे आध्यात्म की तरफ इशारा करता है। तो उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ों का सिद्धांत दिया, जिसे कि 3H के नाम से जाना जाता है। और इसी को आगे जाके उन्होंने 3R में परिवर्तित कर दिया। अब 3R का अर्थ ये है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यानी कि पढ़ना और लिखना, और अर्थमेटिक यानी गणित पर बल दिया गया। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है कि गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को ब्यूटीफुल ट्री कहा है। अब ब्यूटीफुल ट्री कहने का उनका अर्थ ये था कि जब गांधी जी ने पहले की शिक्षा देखी है, तो पहले की शिक्षा जो थी वो सरकारों के अधीन नहीं होती थी, समाज के अधीन होती थी। तो समाज जो है एक तरह से जो शिक्षा है उसको एक वृक्ष की तरह, या एक जैसे हम लोग एक बीज बोते हैं, तो उसी तरह समाज में शिक्षा के बीज को रोपण करता था। और वो शिक्षा जो है वो एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल ट्री बनकर उस समाज को पोषित करती थी। उस समाज को आगे की संस्कृति, उसके जो वंश हैं, उसके जो आगे की पीढ़ियां हैं, उनको एक तरह से छाया कह सकते हैं, एक तरह से पोषण कह सकते हैं, तो वो शिक्षा देती थी। तो जो पहले की शिक्षा थी वो समाज के अधीन होती थी, ना कि सरकारों के। इसीलिए गांधी जी ने भारतीय शिक्षा को ब्यूटीफुल ट्री कहा है। अब गांधी जी का इसका फिफ्थ पॉइंट है कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो मुख्य रूप से आदर्शवादी था, क्योंकि वो अध्यात्म को बहुत मानते थे और सत्य के प्रयोग उन्होंने लिखे हैं, और अहिंसा, धर्म, सत्य और इन सब की तरफ वो बहुत आकर्षित थे, बहुत बल देते थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो बहुत ही आदर्शवादी थे। उनका व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से आदर्शवादी था। और जब उनके आचरण को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आचरण में प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद की झलक मिलती है। वो कैसे मिलती है कि उन्होंने उस समय व्यवसाय की बात की और शिल्प कला की बात की कि बच्चों को कौशल या शिल्प कला सिखानी चाहिए, और ताकि वो अपने
अपने ऊपर स्वावलंबन में आ सके, वो अपने ऊपर डिपेंड हो पाएँ। तो उस समय प्रयोजनवाद वही है कि वो कार्य करना जो कि उस समय उपयोगी हो, जो कि उस समय उनके उपयोग में आ सके। तो उन्होंने व्यवसाय और जो बच्चों को हस्तशिल्प सिखाने का जो कोशिश की, तो उससे हम कहते हैं कि प्रयोजनवाद की भी झलक मिलती है। और जो प्रकृतिवाद की झलक है वो बच्चों की, वो कहते थे कि बच्चों की जिस प्रकार से प्रकृति है, हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग है, हर बच्चे का समझने का तरीका और उसकी रुचि अलग अलग है। तो बच्चे की प्रकृति के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए, तो फिर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकृतिवाद की भी झलक मिलती थी। अब उनके शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों कि उन्होंने कहा कि बच्चों का चारित्रिक विकास होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लिख लें और चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर लें, आज अगर आपका चरित्र ऊंचा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप समाज में अपना व्यक्तित्व बहुत दिन तक अच्छा नहीं रहेगा आपका, और आपका पूर्ण रूप से एक विकास कह सकते हैं नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है कि आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि हम अपनी आत्मा के यानी कि अध्यात्म की तरफ बढ़ें, यानी कि अपनी जो अध्यात्म है या ईश्वर है, ईश्वर रूपी या जो हमारे आचरण है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी तरफ जाएं, उसको देखें। और तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि ऐसी ना हो केवल सिद्धांतों को हम लोग पढ़ा दें और व्यवहारिक जीवन में वो कोई उपयोग ना हो। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वह व्यवहारिक हो, व्यावसायिक हो, ताकि वो रोज़मर्रा के जीवन में आपके काम आ सके, आपका जीविका उपार्जन का जो कार्य है उससे पूर्ण हो पाए, उससे आप अपनी रोज़मर्रा दैनिक जो जीवन है उसको, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। इसीलिए उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। गांधी जी करके या क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते थे, और उन्होंने बुनियादी शिक्षा, जिसको कि वर्धा शिक्षा, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत उन्होंने की है। और सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा स्थान, एक जगह का नाम है वर्धा, वहाँ पे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये नई योजना मैट्रिक स्तर, ये नई योजना, ये जो बच्चों ये नई योजना जो थी, ये नई योजना मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी से रहित, मतलब अंग्रेजी नहीं, इसमें मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी से रहित उद्योगों और शिल्पों पर आधारित थी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया था, और प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम यानी कि बुनियादी शिक्षा तैयार की गई थी। तो 1938 में हरिहर के अधिवेशन में इन रिपोर्टों को, जो रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थी, उनको स्वीकृति दी गई थी। तो बच्चों इसका 4 पॉइंट है कि उन्होंने एक तो सर्वोदय समाज का विकास की तरफ ध्यान दिया, और 5th पॉइंट है कि ग्राम स्वराज्य की स्थापना मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और ग्राम में जो हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र रूप से रहे और समाज में कोई अराजकता ना फैले, सब कोई दुराचार या कोई गलत भावना का वहाँ पे इस्तेमाल ना हो, और सभी मतलब स्वराज यानी कि ग्राम स्वराज यानी कि अपना ही उनका स्वराज हो और स्वतंत्रता से जिएं।
और 6 पॉइंट है कि स्वावलंबी नागरिक निर्माण। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे नागरिक जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं, तो ऐसे नागरिक हों जो स्वावलंबी हों, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हों, वो स्वयं अपना कार्य करें। यानी कि उन्होंने मनुष्य के जो मेहनत है, श्रम को भी बढ़ावा दिया है। और इसका 7 पॉइंट है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे पे मातृभाषा से बहुत ही जुड़े हुए होते हैं, उनके आसपास यही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने कहा ऐसे बच्चों को समझने में बहुत आसानी रहती है, इसीलिए शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा हो। अब इसका बुनियादी शिक्षा की मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं। तो बुनियादी शिक्षा की जो पहला पॉइंट है, इन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो 7 वर्ष की हो। और सेकंड पॉइंट है कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। अगर हम लोग आज की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो ये सूत्र आज भी चल रहा है। ये अधिकार, ये राइट मिला हुआ है बच्चों को कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अभी भी दी जाती है और ये अनिवार्य शिक्षा है। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि शिल्प की शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाना, यानी बच्चों को जैसे है कि सिलाई या कताई करना या ये जैसे बर्तन कैसे बनाते हैं, इस तरह के जो शिल्प हैं उनको सिखाए जाएं ताकि वो स्वावलंबी बन पाएँ। अब शिक्षा का पाठ्यक्रम बच्चों देखते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम जो उन्होंने बताया है कि बच्चे जो हैं वो समाज और देश की आवश्यकता को देखते हुए, जो समाज और देश की उस समय की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने क्रियाशील पाठ्यक्रम का निर्माण किया कि उसमें घूम फिर के बच्चों वही बात है कि उन्होंने हस्तशिल्प, व्यावसायिक, इन सब बुनियादी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब उनकी शिक्षण विधि क्या थी? शिक्षण विधि उनकी थी समन्वय या समवाय विधि। समवाय विधि इसका मतलब ये है कि वो कहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो जितने भी विषय पढ़ाए जाएं उनको आपस में जोड़ के एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए। और वो एक, जैसे मान लीजिए अब वो प्रकृति की शिक्षा देना चाहते हैं तो बच्चों को उस समय के जो मौसम बदलते हैं, किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, उस तरीके से उनको बता के एक तरह से उनको प्रकृति के बारे में भी बताया जाता था और एक तरह से उनको ये भी बताया जाता था कि किस मौसम में किसान किस फसल उगाते हैं या आप लोग आगे चल के कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो उनको कपड़े सिलाई या वस्त्रों के बारे में बताया जाता था या उनको जो बर्तन कुम्हार लोग बनाते थे उस तरह के शिल्प जो सिखाए जाते थे उससे इतिहास से जोड़कर, सभ्यताओं से जोड़कर बताया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे समवाय विधि के द्वारा शिक्षण विधि दी जाती थी जो आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती थी और व्यवहारिक रहती थी। अब अध्यापक के बारे में उन्होंने कहा है, उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक है। वो पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा एक अध्यापक पर ध्यान देते थे। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक से भी ज़्यादा अध्यापक आवश्यक है और जो अध्यापक है उसको स्वयं पवित्र और सदाचारी और विनयपूर्ण और अच्छे चरित्र का होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए ताकि बच्चों का वो रोल मॉडल होता है तो उसको देख के बच्चे सीखें और अनुशासन में रहें। तो उन्होंने अध्यापक के लिए कहा। और छात्र के लिए कहते हैं कि छात्र जो है वो पवित्रता पर ध्यान दे, क्योंकि एक छात्र आगे चल के एक कुशल नागरिक, अच्छा नागरिक बनेगा और अगर वो पवित्र है, उसका चरित्र अच्छा है, उसका जो आचरण है नैतिक वो अच्छा है, तो वो आगे चल के, जैसे भ्रष्टाचार है, बहुत सी जो उसमें अवगुण आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे। तो उसको पवित्रता और जो नैतिकता है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब बच्चों, इनका जो अनुशासन के बारे में विचार था, इन्होंने आत्म अनुशासन पर बल दिया है। ये कहते हैं कि जो बाहरी अनुशासन होता है उसका जो डर है वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए अनुशासित रख सकता है,
लेकिन हमेशा के लिए जो अनुशासन है वह स्वयं का ही अनुशासन होता है, आत्म अनुशासन होता है। और बच्चा जैसा वातावरण में देखता है, जैसे अपने टीचरों को देखता है जैसे अपने टीचरों को देखता है और अपने परिवार को देखता है, तो वहीं से वो अनुशासन और अच्छी बातों को, नैतिकता को सीखता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चैनल पे आएँ और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।